हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मांग चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो मांग है उसके निर्धारक तत्व क्या होते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा आज का पहला टॉपिक है, आज के पहले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मांग के निर्धारक तत्व। अच्छा, आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि मैंने ये नई सीरीज हिंदी मीडियम की चालू करी है, तो प्लीज़ जितने भी लोग आपके आस पड़ोस क्लासमेट हिंदी मीडियम के, उन्हें ये वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, कई बार क्या होता है, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट मैं ही बना रहा हूँ और भी बना रहे हैं, हिंदी मीडियम के कंटेंट को ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं बनाता भी नहीं। ठीक है, अगर आप जरूरी लोगों तक ये हिंदी मीडियम की वीडियो पहुंचा देंगे तो मेरे पास भी डिमांड आएगी, और डिमांड आएगी, मांग आएगी, तो मैं बनाऊंगा भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसकी डिमांड क्रिएट करनी है आपको। ओके, और दूसरा पार्ट फर्स्ट देख लेना, उसके बाद ही देख लेना, नहीं तो थोड़ा कम समझ आएगा। चलिए, मांग के निर्धारक तत्व का मतलब यह है कि मांग किन चीज़ों पर निर्भर करती है, किस वजह से मांग ज़्यादा या कम होती है। देखिए, नॉर्मली यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारी मांग किन चीज़ों पर डिपेंड है, किन चीज़ों पर डिपेंड है। पहला, वस्तु की अपनी कीमत। अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो उस वस्तु की लोग मांग क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, और अगर किसी वस्तु की कीमत क्या होगी, कम होगी, तो उसकी मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पहली चीज़ जो निकल के आई वो निकल के आई वस्तु की अपनी कीमत। उसकी कीमत उसकी मांग पे क्या डालती है, प्रभाव सीधा सीधा डालती है। क्लियर है, एक चीज़। दूसरी, संबंधित वस्तु कीमत। अब संबंधित वस्तु क्या होती हैं, संबंधित वस्तुएं होती है जो वस्तु एक है लेकिन इसकी कीमत में चेंज होने से प्रभाव किसी और पर हो जाए, कीमत में चेंज होने से प्रभाव किसी और पर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, मुझे चाय पसंद है। अब होता क्या है, कुछ लोगों को चाय पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बिना पसंद करते, कॉफ़ी। लेकिन अगर कॉफ़ी की कीमतें बढ़ जाएं, कॉफ़ी की कीमतें बढ़ जाएं, तो कुछ लोग कॉफ़ी वाले शिफ्ट हो जाएंगे चाय पर, क्योंकि चाय और कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे रिलेटेड गुड्स है। ऐसी बॉल पेन और जेल पेन आपका एक दूसरे रिलेटेड है। मैम ने कहा होमवर्क करके लाओ, आपके पास बॉल पेन खत्म था, रात में आप होमवर्क करें, आपके पास जेल पेन है तो आप जेल पेन खरीद से कर लेंगे। तो जो एक दूसरे से रिलेटेड है गुड्स, उन्हें बोलते हैं संबंधित वस्तुएं, रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरा है पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तु होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था टी एंड कॉफ़ी का, टी एंड कॉफ़ी, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे इंटर रिलेट करती हैं। अब होगा क्या, अगर समझिए कॉफ़ी के प्राइस बढ़ रहे हैं, कीमत बढ़ रही है, कॉफ़ी की कीमत बढ़ रही है, तो लोग चाय क्या करेंगे, ज़्यादा पियेंगे, कम पियेंगे, लोग चाय ज़्यादा खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है, प्लेस पर रिलेटेड गुड्स से संबंधित वस्तुएं। तो ये ऐसी संबंधित वस्तुएं कि एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बॉल पेन, जेल पेन। अगर बॉल पेन मिनिमम एक पेन 25 रुपये का हो गया बॉल पेन, तो आप क्या करेंगे, जेल पेन खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि 5 रुपये का ही है। तो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ की जा सकती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, प्रतिस्थापन वस्तुएं बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप पेपर में लिख सकते हैं टी एंड कॉफ़ी। वहीं अब इसका इफेक्ट देखो, एक की कीमत बढ़ेगी, किसमें, प्रतिस्थापन की बात कर रहा हूँ, एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग बढ़ेगी, है ना। तो मांग के निर्धारक तत्व में एक आ गया प्रतिस्थापन वस्तुएं, कि किसी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की वजह से भी मांग बदल सकती है। दूसरी वस्तु पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तु होते हैं जिनका अकेले कोई काम नहीं होता। पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनका अकेले कोई काम नहीं होता। जब वो दूसरे के साथ मिलती हैं तभी क्या होगा, उसका काम बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक फ़ोन लेना चाहूँगा, ठीक है, मान लीजिए मुझे कॉल पे बात करनी है, तो मैंने सिम ली और कान पे लगाई, हेलो कोई बात कर रहा है, बात हो सकती है, सिम से नहीं हो सकती। ऐसे मैंने इसमें सिम डाली नहीं और फ़ोन से बात कर रहा हूँ, तो क्या कॉल हो सकती है, नहीं। जब सिम और फ़ोन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तब जाके मेरी कॉल हो पाएगी। वीडियो गेम खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बिना सिम के फ़ोन बेकार है और फ़ोन के बिना सिम बेकार है ना। तो ऐसी वस्तुएं जो मिलकर एक काम को पूरा करती हैं उसे बोलते हैं पूरक वस्तुएं। एग्जाम्पल था। अब इसको एग्जाम में क्या लिखना है, पेपर में, पेपर में आपको एग्जाम में लिखना है कार एंड पेट्रोल। विदाउट कार पेट्रोल बेकार है और विदाउट पेट्रोल कार बेकार है। आई नो बाइक भी चल सकती है, बट एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, पेट्रोल के प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। किसके, पेट्रोल के प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। जो अभी 70 रुपये मिल रहा, मान लो वो 500 रुपये लीटर मिलने लग गया। तो अब लोग ट्रांसपोर्ट, अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्यों खरीदना पसंद करेंगे, मीन्स वो कार खरीदना पसंद करेंगे क्या, नहीं। तो प्राइस तो किसके बढ़े थे, पेट्रोल के, लेकिन डिमांड किसकी कम हो गई, गाड़ियों की, कार की।
है ना। तो ये भी देखो, ये कौन सा इफेक्ट निकल के आया, पूरक। कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं होता भाई, चेंज किसके में हुआ था, चेंज हुआ था पेट्रोल के। पेट्रोल बढ़ा लेकिन कार की डिमांड घट गई, मांग घट गई। तो ये पूरक वस्तु का इफेक्ट था जो मांग का निर्धारक तत्व है। अब आते हैं नेक्स्ट, उपभोक्ता की आय। यदि किसी उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो उसकी मांग भी क्या होती रहेगी, बढ़ेगी। और अगर उसकी आय घट रही है तो वो वस्तु की मांग भी क्या कर देगा, कम कर देगा। अब हाल फिलहाल किसी व्यक्ति की इनकम कम है तो वो कई ऐसी चीज़ों को वो परचेज नहीं करता जो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक नॉर्मल व्यक्ति, इसकी इनकम बहुत लोअर है, वो पिज्ज़ा खाने क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। बट अगर किसी की इनकम बढ़ रही है, अब उसे पता है कि मेरी नेसरी आटा दाल चावल चीनी घर में आ रहा है और पैसा बच रहा है, तो बाहर के शौकिया काम भी करने लग जाएगा, पिज्ज़ा भी जाएगा, मूवी देखने जाएगा थिएटर में। अच्छा, हो क्या रहा है, वस्तु की, उपभोक्ता की इनकम बढ़ रही है, बढ़ रही है, और इनकम बढ़ने से वो वस्तु की मांग भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। जो पहले लिया करता था उसकी तुलना में अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं या ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। तो उपभोक्ता की आय से कहीं ना कहीं उसकी मांग पे प्रभाव पड़ता है, सीधा पड़ता है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता। यदि उपभोक्ता की किसी वस्तु में रुचि ज्यादा है, यदि उपभोक्ता की किसी वस्तु में रुचि ज्यादा है तो उसकी मांग भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। और किसी वस्तु की, उपभोक्ता की किसी वस्तु में रुचि कम है तो उसकी मांग भी क्या करेगा, कम करेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मेरे को चाय पसंद है तो मैं क्या करता हूँ, चाय की डिमांड ज्यादा कर रहा हूँ, है ना। किसी को पसंद नहीं तो उसकी मांग क्या करेगा, कम। तो हमारी रुचि हमारी किस पर इफेक्ट डालती है, हमारी मांग पर इफेक्ट डालती है। क्लियर है। नेक्स्ट, भविष्य की संभावनाएं। होता क्या है, कुछ टाइम पहले एक अफवाह फैली थी किसकी, कि नमक महंगा होने वाला, नमक महंगा होने वाला, नमक महंगा होने वाला है। सब लोगों ने नमक खरीद के घर में रख लिया। अब वो पॉइंट लिंक करता है इस पॉइंट से, है ना। क्या है, अगर लोगों को ये लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में उतार चढ़ाव होने वाले हैं, कम ज्यादा होने वाला है, कब, अभी नहीं, भविष्य में होने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, आज ही में उसकी मांग को बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पेरेंट्स को पता पड़ेगा, उनके पास बाइक या कार है, कि कल पेट्रोल के प्राइस 10 रुपये बढ़ जाएंगे, कल, आज नहीं, कल पेट्रोल के प्राइस 10 रुपये बढ़ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि आज ही अपनी गाड़ी की टंकी को फुल करा लेंगे पेट्रोल से। ध्यान रखना, प्राइस कल बढ़ने वाले हैं लेकिन टंकी का फुल करा ली उन्होंने, आज करा ली। तो आज तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज की वजह से क्या चेंज हो गई, मांग बदल गई उनकी। तो ये क्या थी, भविष्य की संभावनाएं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनकी वजह से किसी वस्तु की मांग ऊपर जाती है, बढ़ती है या घटती है। अब हम स्पेशली फोकस करेंगे अभी किस वाले पॉइंट पर, वस्तु की अपनी कीमत। देखिए आगे चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में सारे पॉइंट आएंगे, कि अभी हमने पढ़ तो लिया कि कैसे मांग निर्भर करती है इन पॉइंटों पर। ठीक है, आगे चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे, ये कि कैसे पड़ती है, और इनका डायग्राम भी समझेंगे। हाल फिलहाल आज हम समझते हैं केवल वस्तु की कीमत से कैसे मांग पे प्रभाव पड़ता है। तो उसकी वस्तु की कीमत पे मांग पे कैसे प्रभाव पड़ता है, उसको कहा जाता है मांग का नियम। मांग का नियम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब ये क्या है जी, ये कह रहा है, एक एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको, कि अगर ये मान लीजिए प्राइस है और ये क्वांटिटी है या डिमांड है। एक एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल सा, और प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 10, 20, 30, 40 और 50 दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जब प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ जो डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी। तो मान लीजिए 100 पे प्राइस 10 पे डिमांड 100 थी, 100 क्वांटिटी थी। ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। 80, 60, 40, 20। मैंने एक इमेजिनरी टेबल ली है, हमेशा ऐसा कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं होगा कि हमेशा 20 ही कम होगा। एक एग्जांपल है समझाने के लिए, बात बाकी अच्छे से हम समझेंगे जब टॉपिक आएगा आगे। ठीक है, तो ये देखिए जरा, कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कीमत के बढ़ने से मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने आपसे यही तो समझाया था वस्तु की अपनी कीमत में, कि कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। अब इसी को अगर हम लिंक कर दें और लिख दें डेफिनेशन के तौर पर, तो ये बन जाएगा मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या है, जरा ध्यान से समझना। पहला बोल रहा है, एक लाइन आपको कंपलसरी डालनी है, नहीं डालोगे आंसर कट जाएगा। क्या है, अन्य निर्धारक तत्व समान रहने पर। अब ये अन्य निर्धारक तत्व क्या है जी, अन्य निर्धारक तत्व हैं ये 4 चीजें, ध्यान रखना। अन्य निर्धारक तत्व क्या है, ये वाली 4 चीजें, कीमत को छोड़कर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी।
कह रहा है ये चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मींस संबंधित वस्तु की कीमत समान है, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं है, उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं है, भविष्य में कोई संभावना नहीं है, तब यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो वही बोल रहा है अन्य निर्धारक तत्व समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा घट रहा है तो अगला वाला बढ़ रहा है, तो कीमत घटती है मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। दोनों के बीच संबंध कौन सा पाया जा रहा है? कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं मांग का नियम। क्या? कीमत बढ़ना तो मांग घटना, कीमत घटना तो मांग बढ़ना। अब इसी को आपको एक टेबल बना के साथ ही एक डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा समझ आ पाएंगे आप एग्जामिनर को। आपने एक वाई एक्सिस ले लिया, जीरो ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, आपने एक इमेजिनरी टेबल दिखा दी, ये आपका पी हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे प्राइस आता है और कीमत लिख लेना हिंदी में, और यहाँ पे आती है क्वांटिटी, यहाँ मात्रा लिख लेना। अब प्राइस ये है और क्वांटिटी ये है, ठीक है। अब हुआ क्या, किसी वस्तु की कीमत कम हो गई, अच्छा कम हो गई, कीमत दिख रही है आपको, और कीमत कम होने से उसकी मांग क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो ये जो आपका आया, ये आया डिमांड कर्व, हिंदी में कहते हैं मांग वक्र। और जो क्या दर्शा रहा है मांग वक्र? मांग वक्र दर्शा रहा है किसके? मांग के नियम को, लॉ ऑफ डिमांड को, कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत के घटने पे मांग बढ़ जाती है। क्लियर है? बीच में भी आप लेना चाहे तो एक इमेजिनरी एक और बना सकते हैं इसके अंदर, तो घटना बढ़ना दोनों हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था मांग के निर्धारक तत्व और ये था मांग का नियम, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अच्छा, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मांग के नियम जो लागू होता है उसके कारण क्या है, साथ ही डिस्कस करेंगे ऐसी वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। वो आएगा आपका पार्ट 3 में, ये था पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेल, अगर आज की वीडियो से आपको कोई डाउट रह गया हो या कोई भी सजेशन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर समझ आ गया हो तो एक प्यार भरा थैंक यू दे दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।